क्लास बस ओके। लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, किसी को याद है? ये तो बहुत गलत बात है। वेरी गुड। हम लोग एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कर रहे थे और प्रोडक्शन मैनेजमेंट और मार्केटिंग मैनेजमेंट कवर कर चुके हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बचा था, जिसके बाद से मैं एब्सेंट हो गई थी, राइट? ठीक है, अभी रिवीजन शुरू करेंगे। कोई यहाँ आया था कुछ बोलने के लिए? यस, कुछ कंफ्यूजन है? यू कीप राइटिंग योर कंफ्यूजन लाइक दिस ओनली। मैं जैसे ही खत्म होगा मैं रिवीजन शुरू करूंगी। रिवीजन बिल्कुल जैसे हम लोगों ने पूरा पढ़ा है ना, स्टेप बाय स्टेप। बीबीए में मुझे मौका मिला तो मैंने पूरा करा दिया होगा वापस से। शायद आपकी क्लास में इतना टाइम ना मिले, राइट? ऐसे मैंने अपने तरफ से बोला कि रहने देने के लिए अभी 10-15 क्लास लगेगा रिवीजन कराने के लिए, लेकिन अगर नहीं लगेगा तो आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। और जैसे तुम आए 4 क्वेश्चन लेकर के, वैसे आपके जो भी प्रॉब्लम है हम लोग सीधा प्रॉब्लम डिस्कस करते चल जाएंगे। लेकिन हाँ, पहले शुरुआती प्रॉब्लम लेंगे, राइट? ताकि थोड़ा बेस क्लियर हो और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे हम लोग, ठीक है? आप अभी देख लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। एक प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम लोग, दूसरा मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड तीसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम से बहुत जरूरी लगता है, राइट? है ना? फाइनेंस मैनेजर को क्या क्या करना पड़ता होगा? अगर तुम्हारे पास नोट है तो तुम खोल के रख सकते हो, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप ध्यान दीजिए, सुनिए, आप जाकर के उसको फिर से पढ़ लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ भी एक्टिविटीज होता है उसके लिए क्या चीज की जरूरत होती है? मनी। तो मनी का जो मैनेजमेंट करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं, लेन देन करते हैं, डेबिट क्रेडिट करते हैं, कहीं से लेते हैं कहीं पे उसको क्या करते हैं हम यूटिलाइज करते हैं उस फंड को, वो सब कहाँ जाएगा? वो सब फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर कवर होता है। हर एक डिपार्टमेंट का अपना काम है। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है रेवेन्यू जनरेट करना, सेल्स डेवलप करना, कस्टमर का अट्रैक्ट करना और कस्टमर बेस को मेंटेन करना, राइट? वैसे ही मार्केटिंग प्रोडक्शन का क्या काम है? प्रोडक्ट डेवलप करना, प्रोडक्ट के फीचर्स मॉडिफाई करना, चेंज करना, अपडेट करना, न्यू प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के रूप में न्यू काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना, राइट? जो गैप है उसको फिल करना, राइट? शेड्यूलिंग करना, बजटिंग करना और किस टाइम में किस प्रोसेस से आप खत्म करेंगे, मैनुअल होगा, ऑटोमेटिक होगा, मशीन बेस्ड होगा, ये सब डिसाइड करना प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम है। फाइनेंस मैनेजमेंट का उसी तरह सारे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उस गोल्स को अचीव करने के लिए हर एक डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ गोल बनाती है जो अलाइंड होता है। ऑब्वियसली वो ऑर्गेनाइजेशन के बिग गोल्स के डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है? वही गोल बनाते हैं ना जो ऑर्गेनाइजेशन गोल को सेटिस्फाई करे, राइट? मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी क्या करता है? अपना टारगेट ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट से अलाइन रखता है। मतलब दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। जाके मैं बोल रही थी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है और डिपार्टमेंट्स के जो गोल है तो क्या वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकते हैं? यानी एक दूसरे के अगेंस्ट जा सकते हैं? नहीं जाएंगे ना, एक साथ जाएंगे तभी दोनों ही गोल अचीव होगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए डिसाइड करता है कि इस काम को करने के लिए कितना बजट चाहिए, राइट? कितना फंड चाहिए, हमारे पास कितना फंड है और कितना फंड हमको बाहर से और जनरेट करना पड़ेगा। बहुत तरह का कैश मैनेजमेंट, फंड फ्लो, कैपिटल बजटिंग सब करना पड़ता है हमको। बहुत तरह का तोड़ जोड़ करना होता है ताकि वो उस पर्पस को, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, राइट? तो फाइनेंस मैनेजर के पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि
ऑर्गेनाइजेशन के गोल को तो अचीव करना ही है, साथ ही इसी गोल को कंट्रीब्यूट करने के लिए जो स्टाफिंग डिपार्टमेंट यानी पर्सनल डिपार्टमेंट काम कर रहा है, उसको कितने लोग चाहिए, क्या ट्रेनिंग एक्सपेंसेस होगा, क्या हमको सबको सैलरीज देने पड़ेगी, ये सभी कहाँ जाता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ही देता है ना। एचआर डिपार्टमेंट को सैलरी एलोकेट करो, बांटो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, राइट। तो सारे डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन में काम करना पड़ता है फाइनेंस डिपार्टमेंट को, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट की डिपेंडेंसी पैसे पर होती है, किसी की कम किसी की ज्यादा, लेकिन होती है। लाइक मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्यों डिपेंडेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट पे? बिना मनी के मार्केटिंग क्यों नहीं हो सकता? यस, सैम्पलिंग के लिए, रिसर्च के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए आपको पैसा खर्चा देना पड़ता है। टीए सेल्स मैन के मूवमेंट के लिए ट्रैवलिंग कंसेशन, ट्रैवलिंग अलाउंसेस देने पड़ते हैं। जरूरत हो गया फाइनेंस डिपार्टमेंट का। आगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो रॉ मटेरियल परचेज करना है, ट्रांसपोर्टेशन देना है, इन्वेंट्री का खर्चा उठाना है, स्टॉक कहीं ना कहीं रखना है, वेयर हाउस बनाना है, तो उनको तो जरूरत है ही। पर्सनल डिपार्टमेंट को तो सैलरी बांटना है सबसे पहला, फिर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना है, तो कहीं ना कहीं आप वो जगह लेंगे, प्लेस लेंगे, ट्रेनर हायर करेंगे, ट्रेनिंग के लिए जो स्टेशनरी चाहिए, जो सामान चाहिए, वो सब खरीदेंगे, पैसा रिक्वायर्ड है, राइट। तो सबको फाइनेंस करता है कौन? यही फाइनेंस डिपार्टमेंट। सबके काम के, सबका जो एजेंडा है, गोल है, वो कंप्लीट हो सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो सके। फाइनेंस मैनेजमेंट उनके लिए फंड जनरेट करने का काम करता है। इतना तो समझ में आया, राइट। पहला फंक्शन है क्या इसका? फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी ये कैसा ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट या कोई फाइनेंस मैनेजर, किस तरीके का ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करेगा? ऑब्वियसली वैसे ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट करने पड़ेंगे जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हेल्प हो, राइट। और साथ ही कोऑर्डिनेटेड हो ऑर्गेनाइजेशनल गोल के, और इसको करने के लिए उनको सारे अलग डिपार्टमेंट्स के कोऑर्डिनेशन में काम करना पड़ेगा, राइट। तो गोल, ऑब्जेक्टिव सेटिंग, keeping in mind the big objectives of the organization, राइट। आप जो ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से मैच करना चाहिए, और इन कोऑर्डिनेशन विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, राइट। तो ये सबसे पहला काम हो गया फाइनेंस मैनेजर का, कि आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट करिए, ठीक है, कितना खर्चा कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ खर्चा कर सकते हैं। देन दूसरा जो पहला समझ में आया, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, सिंपल। सेकंड है क्या? एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब कितना कैपिटल लगेगा, राइट, जो कितना पैसे की हमें जरूरत होगी। तो ये एस्टिमेशन कैसे आप रफली डिसाइड करेंगे? अब जब भी हम कहेंगे कि एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, ध्यान में क्या रखना पड़ेगा? कंपनी के फ्यूचर प्लान, राइट। अगर कंपनी का फ्यूचर प्लान है एक्सपेंशन का, तो आपको अधिक फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर नया ब्रांच खोलना है तो पैसा चाहिए, ठीक है, और आदमी को हायर करना है तो पैसे चाहिए, न्यू मार्केट को कैप्चर करना, न्यू प्रोडक्ट लाइन ऐड करना है तो पैसे चाहिए। तो कंपनी के फ्यूचर प्लान पे आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, और क्या एस्टिमेट करेंगे, यानी रफली आपका क्या एस्टिमेशन रहेगा बजट का, कैश का, मनी का, वो आप एस्टिमेट बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर प्लान ऑफ कंपनी। एक्सपेंशन का है, ग्रोथ का है, डाइवर्सिफिकेशन का है, वाइंड अप का है। वाइंड अप मतलब बंद करना है, तो फिर आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि उसमें आपको जो भी आपका असेट है जो डेप्रिसिएट हो रहा है उसको बेच करके आपके पास पैसे आ जाएंगे, जिसको आप किसी दूसरे काम में एलोकेट कर सकते हैं, राइट। तो फ्यूचर प्लान पे डिपेंड करा ना एस्टिमेशन, समझ में आया? कंपनी का जो फ्यूचर प्लान है, मान लो एक्सपेंशन का प्लान है, तो ज्यादा पैसा चाहिए ना आपके पास, इतना कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको होगा कि आप फ्यूचर प्लान को फाइनेंस कर सके, राइट। कोई नया प्रोडक्ट लाइन ऐड करना है तो भी आपको पैसे चाहिए, किसी नए मार्केट को कवर करना है तो भी आपको पैसे चाहिए। इसीलिए ये जो कैपिटल रिक्वायरमेंट एस्टिमेशन है, ये कंपनी के फ्यूचर प्लान पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके का फ्यूचर प्लान है, क्या प्रोग्राम है कंपनी का फर्दर एक्सपैंड करने का या नहीं करने का। आप वहां से अर्निंग कैपेसिटी को एस्टिमेट कर सकते हैं, राइट। समझ में आया? आप कैसे बनाते हैं कि आपका क्या फ्यूचर प्लान हो सकता है, आपको कितना पैसे, जिस महीने तुम लोग को फॉर्म भरना पड़ता है उस महीने का तुम्हारा कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है कि नहीं? पापा को बोल देते हो ना या मम्मी को इनडायरेक्टली, इस बार 2000 ज्यादा भेजना, फॉर्म भरना है,
पढ़ते हैं ना आप, बोलते हैं ना पैसे, तो बढ़ गया ना आपका उस मंथ का रिक्वायरमेंट, जो नॉर्मल खर्चा है उससे 2000 और ऐड कर दिया। सिमिलरली कंपनी भी ऐसे ही करेगी ना, उसका फाइनेंस मैनेजर भी यही तो करता है कि इस ईयर एक्सपेंशन करना है, तो कितना पैसा है, कौन कौन सी नई मशीन, कितने नए बिल्डिंग, कितने नए लोग हायर करने पड़ेंगे, उसके बेसिस पे ही आपका एस्टिमेट प्रिपेयर होगा, राइट। एस्टिमेट इज रफली आपको कितना चाहिए, ठीक है, पूरा आप कंसोलिडेटेड नहीं बता सकते हैं, लेकिन रफली क्या रिक्वायरमेंट होगा वो आप बता सकते हैं ना। एक बार आपने कैपिटल रिक्वायरमेंट एस्टिमेट कर लिया कि आपको कितना चाहिए, द सेकंड प्रॉब्लम विल बी कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब आपके टोटल पूंजी में क्या क्या स्ट्रक्चर होगा। मैं बता दूं, लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट, बैंक से फाइनेंस लेना है, पब्लिक से इक्विटी बेस आपको लोन जनरेट करना है, या फिर इंटरेस्ट के बेसिस पर लोन देना है। समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर? नहीं समझ में आ रहा है? तुम्हें अगर अपने काम से मान लो कि जरूरत हो पैसे की, राइट, मैं ऑप्शन देती हूँ आपको कि आपको मान लीजिए 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास 2-3 ऑप्शन है। अगर आपके पास एक सॉलिड बिजनेस आइडिया है या प्लान है, तो आप किसी भी स्मॉल स्केल जो बैंकिंग सेक्टर है, कॉर्पोरेटिव बैंकिंग सेक्टर है, या फिर नॉर्मल फाइनेंशियल जो बैंकिंग है, वहां पे आप उनको अप्रोच कर सकते हैं अपना प्रोजेक्ट दिखा के। अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, उनको समझ में आया कि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है, तो वो आपको फाइनेंस करेंगे, पैसा देंगे, ठीक है। अब अगर वो नहीं मिल रहा है, तो सेकंड ऑप्शन क्या होता है, हम क्या करते हैं, अपने मोहल्ले में जो पैसा सूद पे लगाते हैं, राइट, वो भी दूसरा बैंक है ना, उसके पास जाते हैं। हाँ, उनका इंटरेस्ट रेट हाई होता है, राइट, लेकिन जाते हैं, राइट, हम उनसे मांगते हैं। अब आप क्या लाख रुपया उसी से लेंगे जो हायर इंटरेस्ट रेट पे देगा? नहीं, आप कोशिश करेंगे कोई ऐसा दोस्त मिल जाता जो 25,000 दे देता, हम उसको 2 महीने में रिफंड कर देंगे, बैक कर देंगे, राइट, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। समझ में आ गया? तो तुम जो ये 1 लाख जनरेट करोगे, वो 2-3 सोर्सेज से करोगे। कहाँ? कुछ तो आपको इंटरेस्ट फ्री मिल गया, जो आपके क्रेडिट वर्दीनेस के कारण, रिलेशनशिप के कारण मिल गया। समझ में आ रहा है? कुछ आपके फैमिली फ्रेंड ने आपको फाइनेंस कर दिया, आपके मदर फादर ने दे दिया, छोटे बड़े भाई ने दे दिया, चलो ये भी तुम ले लो, ये भी काम कर लो, यहाँ पे भी इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। समझ में आया? कोई बोल रहा है ठीक है भाई, मैं तुमसे इंटरेस्ट नहीं लूंगा, मैं 50,000 रुपए देने को तैयार हूँ, लेकिन जब तुम्हारा धंधा चल पड़े तो मुझे भूल मत जाना, मुझे उसमें अच्छा प्रॉफिट देना। अब ये भी ऑप्शन अच्छा है। तो आपने क्या कि 3-4 ऑप्शन को एक्सप्लोर किया ना, समझ में आया? तो आपका जो 1 लाख है किसी एक सोर्स से नहीं आ रहा, बल्कि डिफरेंट सोर्स से आ रहा है, और डिफरेंट सोर्स का अपना प्रोज एंड कॉन्स है। मतलब कहीं तो आपको फ्री में मिल रहा है, कहीं पे आपको हायर इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, कहीं कोई इंटरेस्ट रेट नहीं लिया जा रहा है, लेकिन जिस हिसाब से तुम्हारा प्रॉफिट होगा उस हिसाब से तो मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देना। समझ में आया? अभी तो मैं ऐसे ही दे रहा हूँ तुम्हें, लेकिन अगर तुम्हारा प्रॉफिट अच्छा हुआ तो मुझे अच्छा इंटरेस्ट रिटर्न देना, खराब हुआ तो मुझे तुम नॉर्मल भी दे दोगे तो चलेगा। समझ में आया? तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बढ़ गया ना, डिफरेंट, उस 1 लाख में बहुत सारे कंपोनेंट आ गए, है ना, और सबको अलग अलग तरीके से आपको पे बैक करना है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, कहीं आप करते हैं लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, ठीक है ना, लंबे समय के लिए लोन ले लिया, तो आप लंबे समय तक निश्चित हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट हर महीना कटते रहता है। कहीं आप शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, भाई 6 महीने के लिए लूंगा फिर मैं वापस कर दूंगा, ज्यादा हायर इंटरेस्ट रेट नहीं होगा। कहीं आप क्या करते हैं, कंपनी का थोड़ा सा इक्विटी दे देते हैं, तुम भी मालिक बन जाओ, ठीक है ना, हमारे साथ तुम भी मालिक बन जाओ। यानी क्या करो, तुम अगर हमको 1 लाख रुपया दोगे, तो हम क्या करेंगे, 10% इक्विटी, यानी मेरे कंपनी का जो 100% है मान लो, उसमें 10% का मालिक तुमको बना देंगे, यानी जो भी प्रॉफिट हम अर्न करेंगे उसमें 10% तुम्हारा, राइट। अब डिफरेंट स्ट्रक्चर समझ में आया? यही स्ट्रक्चर है कि आप कहीं एक जगह से पैसा नहीं उठाते, आप डिफरेंट टर्म्स में पैसा लेते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर डिफरेंट सोर्सेज और डिफरेंट टर्म्स डिसाइड द कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट है चॉइसेस ऑफ फंड्स। ये तो स्ट्रक्चर की बात कही मैंने आपको कि लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, इक्विटी बेस्ड है, इंटरेस्ट बेस्ड है। अब मैं बता रही हूँ कि चॉइस, आपको जैसे मैंने बताया ना कि डिफरेंट जगह से आप पैसा जनरेट कर सकते हैं, मैंने बताया सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो अब आप क्या करेंगे,
चॉइस या यू डिसाइड कि कहां से। तो मैंने कहा ना वो महाजन आपको हायर इंटरेस्ट रेट पे लाख रुपए देने के लिए तैयार है, लेकिन आप नहीं लेना चाहते, आपको जरूरत है फिर भी नहीं लेना चाहते, आप चाहते हैं कि 50,000 की व्यवस्था इधर उधर से ही हो जाए, राइट, मुझे हायर इंटरेस्ट रेट नहीं पे करना पड़ेगा। ऐसे ही कंपनीज क्या करती है, चॉइस करती है, यानी जब उनके पास बहुत सारे सोर्सेस हो, देन दे डिसाइड कि मुझे किस सोर्स से ज्यादा फंड रेज करना है और किस सोर्स से कम फंड रेज करना है। तो आप क्या करेंगे, आप डिफरेंट फंड्स को, डिफरेंट चॉइस ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। इसमें क्या हो गया, कंपनी 3-4 तरीके से फंड को रेज करती है। एक शेयर्स इशू करके, जैसे मैंने आपको अभी बहुत सारे एग्जांपल दिए, शेयर्स इशू करके यानी अपने कंपनी का इक्विटी आपको दे दे, जैसे 5%, 10%, 15%, 50%, व्हाटएवर, ठीक है ना, जो भी आप देना चाहते हैं। शेयर इशू कर दिया यानी उतने का मालिक मैंने तुम्हें बना दिया, राइट, और मुझे क्या कर रहा, आपसे फंडिंग मिल रही है, यानी टाइम पर मुझे पैसे मिल रहे हैं। डिबेंचर्स क्या होता है, इसलिए मतलब सर्टेन टर्म्स आएंगे, आप लिखना चाहते हैं तो ये सब लिख सकते हैं। शेयर, जब आप इक्विटी बेस्ड किसी को किसी से लोन ले रहे हो, यानी किसी को मालिक बना रहे हैं 5%, 10%, 20% का, तो आप उसको क्या करें, उतना कंपनी का शेयर आप उसको दे रहे हैं। शेयर मतलब अगर हम बोलचाल की भाषा में शेयर समझे तो हिस्सा, राइट, तो आप उसको हिस्सेदारी दे रहे हैं, नथिंग एल्स, राइट, सिंपल है, जितना ये सिंपल टर्म है हिस्सा, वही आप कर रहे हैं। उसको 10% हिस्सा दे दिया आपने कंपनी में, उसके बदले में उसने क्या किया, तो टाइम पर तुम्हें पैसे दे दिए। डिबेंचर्स का मतलब होता है जो तुम्हारे मम्मी पापा तुमको कर रहे थे, राइट, क्रेडिट वर्दीनेस, तुम्हारा बहुत क्लोज फ्रेंड तुमको हेल्प कर रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे कोई इंटरेस्ट मत दो, हम तुमको क्या कर रहे हैं, विदाउट एनी कोलैटरल, जब आप लोन जनरेट करते हैं, आपको कोलैटरल का मतलब मालूम है क्या होता है, वेरी गुड, कोलैटरल का मतलब उसने एकदम से अपना टर्म बोला है, बिल्कुल सही टर्म है वो। कोलैटरल का मतलब होता है जब हम कोई लोन किसी सामान, उतने ही वैल्यू के किसी सामान, किसी असेट के अगेंस्ट लेते हैं। जैसे बैंक से गोल्ड लोन लेते हैं, तो बैंक से गोल्ड लोन लिया, 3 लाख का आपने लोन लिया, तो आपको 3 लाख इक्विवेलेंट का गोल्ड वहां पे जमा करना होगा, राइट। जिस दिन आप उनका 3 लाख पे कर देंगे, वो आपका गोल्ड वापस कर देंगे, यानी तुम्हारा सामान भी तुम्हारे पास रह गया और आपको जो पैसे की जरूरत थी वो भी पूरी हो गई। इस बीच में उस पर वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेंगे, राइट। तो गोल्डन कोलैटरल लोन हुआ जिसके अगेंस्ट आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट की है, राइट। वैसे लोन्स जहां पे कोई कोलैटरल या सिक्योरिटी नहीं होता, इसको हम बोलते हैं डिबेंचर्स। क्लियर हुआ? यस, डिबेंचर्स स्पेलिंग बोलो, अच्छा लिख दो, स्पेलिंग ही पूछा ना। DBNTURES, डिबेंचर्स। क्या? डिबेंचर्स, DEBEN, कोई बहुत हाईटेक नहीं है, चैट तो तुम लोग जानते हो, सिग्नेचर, फर्नीचर, हर जगह चल है। एंड देन डिबेंच, इसमें क्या इतना मुश्किल है, राइट? यस, एडवेंचर क्या? हाँ, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। डिबेंचर का मतलब किसी को समझ में आया क्लास में? हाँ बताओ, शुरू, रोल नंबर 4 बोलो, आओ एक बार, थोड़ा लाउड बोलना। बैंक में भी मिलता है कोलैटरल लोन, लोग बताते हैं। एक लाइन में, एक लाइन में, करेक्ट। डिवेंचर गलत समझा तुमने, रोल नंबर 4। डिवेंचर का मतलब है बिना कोई कोलैटरल दिए जब आपको लोन मिल जाता है, दैट बिकम्स डिवेंचर। समझ में आया? यही मैं बता रही थी कि बिना किसी कोलैटरल के, गोल्ड लोन इज नॉट डिवेंचर, वो लोन है, राइट, वो लोन है। डिवेंचर भी एक तरह का लोन है जहां पे आपको कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। अभी क्लियर हुआ? एक लाइन में कोई पूछेगा डिवेंचर तो बता सकते हो, और आपको एक ही लाइन जानना है कि दोज लोन्स which are given on the basis of credit worthiness,
तुम्हारे क्रेडिट वर्दी को देख करके तुम पर विश्वास है, तुम पर ट्रस्ट है, मैंने कहा था जो आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड करते हैं, आप पे ट्रस्ट करके आपको पैसा देते हैं, अब विदाउट टेकिंग एनी कोलैटरल, राइट, विदाउट टेकिंग एनी सिक्योरिटी अगेंस्ट दैट सच लोन बिकम डिबेंचर। क्लियर? अभी क्लियर? ठीक है। ये रेगुलर इस पे इंटरेस्ट होता है, राइट, इस पर इंटरेस्ट होता है, लेकिन पीरियोडिकल इंटरेस्ट होता है, जैसे लोन का हर महीने कटता है ना, वैसा नहीं, सर्टेन पीरियड के बाद उस पर इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। सर्टेन ये मंथली जैसे लोन पे लगता है ना, आपको हर महीने 20% का इंटरेस्ट लगेगा, 24% का इंटरेस्ट लगेगा, वैसा नहीं, पीरियोडिकल इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। या क्रेडिट लोन नहीं, मुझे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ नहीं मालूम है, प्लीज डोंट आस्क मी। नाउ कम हियर अगेन, वो दूसरे सर लोग हैं जो बता देंगे आपको। ओके, तो ये समझ में आया आपने क्या किया, सोर्सेज ऑफ फंड्स कैसे जनरेट किया, तो कहीं पे आप शेयर इशू करके कर रहे हैं, यानी हिस्सेदारी देकर के पैसा ले रहे हैं, कहीं पे आप क्या कर रहे हैं, डिवेंचर, यानी बिना कोई कोलैटरल, बिना कोई सिक्योरिटी दिए हुए आपको पैसा मिल रहा है। ऑब्वियसली लोग प्रेफर करेगा डिवेंचर, राइट, लेकिन ये तब मिलेगा जब आपका मार्केट वैल्यू अच्छा रहेगा, जब आपके मार्केट में क्रेडिट का मतलब, यहाँ पे क्रेडिट वर्दीनेस होने का मतलब है विश्वसनीय होना, आपका विश्वसनीय होना मार्केट में। कैसे तुम विश्वसनीय बनते हो मार्केट में? लोन लिया, टाइम पे पे बैक कर दिया, फिर लोन लिया, टाइम पे पे बैक कर दिया, दैट मींस इसको पैसा देना ठीक है। नहीं तो नीरव मोदी की तरह क्या किया आपने? नहीं सर, बस आई एम वेरी सीरियस नोट, राइट, आपने नीरव मोदी की तरह क्या किए, पैसा लिए और चले गए, किंगफिशर की तरह क्या किए, पैसा लिए और चले गए, तो क्या हो गया, ये क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है। अब नेक्स्ट टाइम से कोई इनको देगा लोन? नहीं देगा। तो क्रेडिट वर्दीनेस आपके डील से बनता है कि several times you have taken loan and you have repaid the loan on time। हाँ बोलो। Yes, IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब शेयर पहली बार इशू किया जाता है पब्लिक में तो उसको IPO, ठीक, राइट, इनिशियल पब्लिक ऑफर, पहली बार हम जब, हर एक कंपनी का शेयर नहीं होता है वैल्यूएबल, नाइका ने पहली बार किया था, इस बार IPO है ना, लिस्टेड कंपनीज कर सकती हैं IPO, जब आपकी कंपनी लिस्टेड हो जाती है, यानी कि BSE में, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाती है, देन यू कैन ऑफर शेयर, ठीक है ना। सारी कंपनी नहीं बोल सकती कि मेरा शेयर ले लो और मुझे पैसे दे दो, किस बेसिस पे आपका शेयर ले ले, कोई वैल्यू है तुम्हारे शेयर की वैल्यू, समझ में आया? तो लिस्टेड कंपनीज IPO ऑफर करती है, राइट। चलिए, डिबेंचर्स एंड लोन समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, लोन टू बी टेकन फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये तो सब समझते ही हो, जो आपको नॉर्मल इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उस सोर्स से भी हम क्या करते हैं, कैपिटल जनरेट करते हैं। यस सर, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, दो सोर्स आपको पता चल गया, शेयर इशू करके, डिबेंचर्स के थ्रू जो आपको पैसा मिलता है, बैंक में इंटरेस्ट के बेसिस पे जो आप लोन जनरेट करते हैं, एंड देन पब्लिक डिपॉजिट से। पब्लिक डिपॉजिट से मतलब पब्लिक कैसे इन्वेस्ट करती है कंपनीज में, आप और हम इन्वेस्ट करते हैं, जल्दी याद करके बताइए। देखो, पब्लिक भी इन्वेस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड। हम बॉन्ड्स नहीं खरीदते हैं डिफरेंट कंपनीज का, जब शेयर नहीं खरीदते तो क्या खरीदते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं ना। म्यूचुअल फंड क्या है, SIP क्या है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, बॉन्ड से तुम इन्वेस्ट करते हो ना। मैंने अभी तो कंपनी से अपना बॉन्ड खरीदा है, यानी कि 3000, 2000, 4000, 5000 कुछ भी अमाउंट देकर तुम उनके बॉन्ड ले सकते हो। वो भी क्या हुआ, आप उनको हर महीने पैसा दे रहे हैं और वो आपको उस पैसे पर एक बार में लम सम इंटरेस्ट देंगे, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट रेट। मार्केट में अगर अच्छा चल रहा है तो आपको अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा, मार्केट अगर डाउन है और उस समय आपने अपना पैसा निकाला तो आपको अच्छा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आपका जो मूलधन है वो आपको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। समझ में आया? नहीं, तुम ये इसीलिए बोलते हैं कि these इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बोलते हैं ना, जो जल्दी जल्दी टीवी में बोल करके खत्म कर देता है, वो यही है। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स को थोड़ा
इंक्वायरी करके इन्वेस्ट करना चाहिए। बट बॉन्ड्स आर अगेन, अगर इसको हम लेमैन लैंग्वेज में बॉन्ड्स को बताए तो बॉन्ड्स आर लाइक सिंपल लोन, ठीक है ना, वो भी लोन ही है, जो लोन का इंटरेस्ट डिपेंड करता है मार्केट रेट के हिसाब से, आपको ठीक होगा। क्लियर हुआ? तो हम लोग भी पब्लिक डिपॉजिट्स कैसे, जैसे आपने प्रॉक्टर एंड गैम्बल का बॉन्ड खरीदा, ठीक है, बहुत सारे बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मली प्रॉफिटेबल होते हैं, जैसे अगर आप कभी रिलायंस का लेते हैं, कभी आप टाटा का ले सकते हैं, जो ऑलरेडी कर रहा है, टीवीएस का ले सकते हैं, कौन सा और एक टायर है जो बहुत हमेशा अच्छा ही करता है, एमआरएफ टायर्स का ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बॉन्ड है जो आप खरीद करके पब्लिक डिपॉजिट, हमारा आपका पैसा गया उस कंपनी में विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड, और वो इंटरेस्ट हमको वापस मिलेगा on the basis of market rate at that time when we are withdrawing our money. Clear हुआ? Yes. पॉलिसी कैसे तुम बोलते हो बताओ? LIC की पॉलिसी लेना डिफरेंट है। LIC देखो, अब ये जो LIC है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, राइट? वो आपसे पैसा लेते हैं और आपको सिक्योर करते हैं कि इस पैसे का 5 साल के बाद हम आपको ये देंगे। बॉन्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नहीं लेते, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है जो तुम LIC के साथ कर रहे हो ना, वो तुम्हारा इंश्योरेंस है, वो तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम कर रहे हो, वो फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कर रहे हो। जब तुम कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो तुम क्यों करते हो? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। वो कोई सिक्योरिटी है? मैंने कहा ना मार्केट रेट पे दिस इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। क्या LIC आपका सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है? नहीं है, राइट? वो आपको अभी बताता है कि हम आपको लमसम कितना देंगे 10 साल के बाद। समझ में आया? हाँ, कुछ उसमें पॉलिसीज है कि आप बीच में अगर वेलकम but why what happened? Okay, maintain silence please, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगी, जो तुम पॉलिसी की बात कर रहे हो तो वो इसीलिए है, ये LIC इसीलिए है ही कि आप उनके पॉलिसीज खरीदते हैं, उनका बिजनेस भी चलता है, आप उनको 5 साल के लिए दे देते हैं, 10 साल के लिए दे देते हैं, 15 साल के लिए देते हैं। You secure your future. That is not subject to market risk, हाँ, but that is subject to अगर बीच में इन्वेस्ट करने वाला, ठीक है, तो आपको कुछ ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, आपके फैमिली को कुछ ज्यादा अमाउंट मिल सकता है, क्योंकि वो उसने अपने लाइफ को इंश्योर कर लिया है, राइट? समझ में आया? नॉर्मली, ठीक है। अब देखो लॉस का बात तुम देखो, ये तो समझने पे है, राइट? जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स हैं वो एज ट्रेडिशनल इन्वेस्टर, मान लो जो पुराने हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हम कहाँ चले आए, वो नॉर्मली वहां इन्वेस्ट करते हैं जहां पे उनको लगता है कि सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, द हायर द रिस्क द बेटर द प्रॉफिट। रिस्क अगर आप ज्यादा लेते हैं तो प्रॉफिट भी ज्यादा हो सकता है, बशर्ते कि आप वो रिस्क कैलकुलेटेड हो और आप हमेशा खुद से इन्वॉल्व हो। जब भी शेयर में इन्वेस्ट करो, आपकी कॉलेज के बहुत सारे बच्चे अच्छा शेयर मार्केट में डील कर लेते हैं, और वो कैसे कर लेते हैं? क्योंकि वो खुद उसमें है। आप अगर किसी की हेल्प से शेयर में जाना चाहते हो ना, ट्रेडिंग में जाना चाहते हो, तो डूब जाएगा, राइट? खुद आपको चेक करना पड़ेगा रोज मार्केट का अप्स एंड डाउन। तो ये जो SIP है वो मिड टर्म रिस्क है, ठीक है ना, वो बहुत रिस्की नहीं है। शेयर्स आर वेरी रिस्की इन्वेस्टमेंट बीच का रास्ता। जो SIPs वगैरह है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह है, वो रिस्की भी है, नहीं भी है, मतलब शेयर की तरह रिस्की नहीं है और आपके फिक्स डिपॉजिट की तरह सेफ भी नहीं है। समझ में आया? तो फिक्स डिपॉजिट में आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है? 3, 4, 5, ज्यादा 6%, शायद ही कोई 6% देता है। लेकिन अगर आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया तो आपको अच्छा रिटर्न मिलता है, राइट? कभी कभी मार्केट खराब होता है ना, नॉर्मली तो अच्छा ही होता है, राइट? तो आप मार्केट देख लीजिए, जिस समय अच्छा है पीक पे, उस समय अपना मनी विड्रॉ कर लीजिए। आप पार्शियल विड्रॉ भी कर सकते हैं, फ्लक्चुएट करते रहता है। चलो ठीक है, इतना हो गया, इससे ज्यादा मुझे भी नहीं मालूम है। ये तीनों बात समझ में आए कि आपने कहां से किए? शेयर देकर के, डिवेंचर्स के थ्रू, लोन के थ्रू, और पब्लिक डिपॉजिट्स विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड्स। क्लियर है? बॉन्ड्स आर सिंपली द लोन जो आप मार्केट रेट के हिसाब से उनको इंटरेस्ट के हिसाब से रीपे करते हो, ठीक है ना? किस हिसाब में रीपे करते हो ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी। इतना तक में आपने क्या किया? सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट किया, उसके बाद आपने क्या हो गया, क्या ज्यादा जरूरी था?
क्या पूछा था? मैं बाद में बता दूंगी, ठीक है, मैं बता दूंगी। इक्विटी और डेट में क्या डिफरेंस है? इक्विटी वही जब आप मालिकाना हक देकर के किसी से पैसे लेते हैं। डेट मतलब सीधा इंटरेस्ट लिया 12%, 13%, 20% रेट पर। समझ में आया? सिंपल। ओके, मैं कुछ और बता रही हूँ। हाँ, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करने के बाद एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, देन एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट के बाद आप क्या करते हैं? सोर्सेस, कैपिटल स्ट्रक्चर। यू डिसाइड ऑन द कैपिटल स्ट्रक्चर कि हम कहां से पैसा ले, राइट? मैंने आपको बता दिया कि क्या कौन कौन से आपके पास सोर्सेस हैं। अब जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनलाइज कर लेते हैं, देन यू थिंक अबाउट द डिफरेंट सोर्सेस। किस किस सोर्स से आपके पास पैसा अब आ रहा है। इतना आने के बाद क्या हुआ? आपके पास पैसा आ गया, ठीक है ना? जितनी पैसे की जरूरत थी वो पैसा आपने इकट्ठा कर लिया। नाउ व्हाट नेक्स्ट? फाइनेंस मैनेजर क्या करेगा? अगला स्टेप, इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड, राइट? तो वो फंड का इन्वेस्टमेंट कैसा होना चाहिए? क्यों हम बोलते हैं कि अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा? क्योंकि वहां अच्छे मैनेजर्स बैठे हैं, वो आपसे जो पैसा लेकर जाते हैं उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो आपको अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे सके, आपको अधिक प्रॉफिट करा सके, ताकि आप बाद में फिर से ऐसे ही इन्वेस्ट करते रहिए। लेकिन अगर आपने किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट कर लिया जो अच्छी जगह पे अपने फंड को एलोकेट नहीं किया या फिर जहां जहां एलोकेट किया डूब गया, ठीक है ना? मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी सिंपल एग्जांपल। अनिल अंबानी में इन्वेस्ट किया, डूब गया। मुकेश अंबानी में इन्वेस्ट किया, बहुत आगे बढ़ गया, राइट? तो ये तो डिपेंड करता है ना कि आपने कहाँ इन्वेस्ट किया। तो ये इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो फाइनेंस मैनेजर होते हैं, ये डिसीजन अब क्या ले रहे हैं? हाउ टू एलोकेट द फंड्स। इन फंड्स को मैं कहाँ किस किस काम में, रॉ मटेरियल को खरीदने में, न्यू मार्केट एरिया में, ज्यादा शेयर कैपिटल करने में, एडवर्टीजमेंट में, प्रमोशन में, डाइवर्सिफिकेशन में, कहाँ पे इन्वेस्ट करूं कि मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा और मैं वापस पे बैक अच्छा अमाउंट कर पाऊंगा, बिजनेस ग्रो कर पाएगा और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा। ये डिसीजन लेना पड़ेगा किसको? फाइनेंस मैनेजर को। समझ में आया? सो द after generating the fund, the major decision is required to be taken is allocation of funds. कहाँ पर आप उस फंड को allocate करोगे, खर्चा करोगे। समझ में आया? लेके बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है ना? इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स के बाद डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। अब आपने इन्वेस्ट कर दिया और मैं ये मान के चलती हूँ कि आपको प्रॉफिट हुआ, राइट? तो प्रॉफिट के बाद अब क्या करेंगे? डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। यहाँ पे आगे कैसे सरप्लस जो आपने प्रॉफिट अर्न किया है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सबसे पहले तो जिसने दिया था, राइट, कि भाई जब तुम्हारी कंपनी अच्छी चलेगी तो मुझे अच्छे रिटर्न से इसको वापस करना। अब याद रहेगा ना जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने आपको डिवेंचर्स के आपको पैसे दिए थे, आपके क्रेडिट वर्थिनेस पे आपको पैसा दिया था, या आपसे इक्विटी बेस्ड पैसा आपको दिया था, मालिकाना आपको उसको मालिक बना दिया, तो मालिक बना दिया तो नाउ दिस इज टाइम टू शेयर योर प्रॉफिट, राइट? तो इस प्रॉफिट को दो भाग में बांटते हैं। एक ऐसा प्रॉफिट जो आप डिविडेंड के फॉर्म में बांटते हैं। आप डिविडेंड क्या हो गया? डिविडेंड वही जो आप इरेगुलर रिपेमेंट, राइट, रेगुलर नहीं है, फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं है जो आपको वापस करना है, वो तो इंटरेस्ट कट गया। डिविडेंड मतलब आपने जो बॉन्ड्स खरीद करके आपने जिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, पब्लिक डिपॉजिट्स जो आपने जमा किया था विद द हेल्प ऑफ इशूइंग शेयर्स एंड बॉन्ड्स, उनको वापस you are returning in the form of dividend, right? डिविडेंड हुआ आपके प्रॉफिट में जो आप शेयर होल्डर्स को हिस्सेदारी दे रहे हैं, दैट इज डिविडेंड। किस रेट से डिविडेंड देना है, कितना देना है, ये सब डिसाइड करना होता है। डिविडेंड समझ में आया? अपने प्रॉफिट का शेयरिंग विद द शेयर होल्डर्स, राइट, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, राइट? क्लियर? और क्या होगा? तो सारे आप जो प्रॉफिट है सारे आप बांट नहीं देंगे क्योंकि फ्यूचर में फिर पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विल बी रिटेन्ड एज रिटेन्ड प्रॉफिट। उसको रखा जाता है रिटेन्ड प्रॉफिट के लिए। क्यों? अगेन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, फ्यूचर में आपको पैसे की जरूरत होगी। तो अगर आपको मान लो 100 रुपया का मुनाफा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं? 50 रुपया आप रिटेन्ड कैपिटल रख सकते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम इसको इन्वेस्ट करेंगे, और उस 50 रुपये में आप क्या कर सकते हैं? जो शेयर होल्डर्स हैं उनका रेट डिसाइड करेंगे। तो जो जितना बड़ा शेयर खरीदा होगा, जो जितना ज्यादा बॉन्ड खरीदा होगा, उसको उस हिसाब से क्या करेंगे? आप डिविडेंड दे देंगे। उसको भी फायदा हुआ,
आपके पास भी पैसा है और आपका जो बचा वो और पैसा है फर्दर बिजनेस में लग रहा है। तो इस तरह से कैपिटल रोटेट होता रहा। समझ में आया? और आपको बिना बैंक से या बिना कोई ऐसे क्या कहते हैं उसको, जो इंटरेस्ट महाजन, राइट, किसी महाजन से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। आपका पैसा का भी रिक्वायरमेंट हो गया। तो डिस्पोजल ऑफ सरप्लस समझ में आया क्लास? हाँ या ना तो बोलो कम से कम। क्या? ठीक है। नेक्स्ट है, अब जब आपने ये सब कर दिया, देन मैनेजमेंट ऑफ कैश। मैनेजमेंट ऑफ कैश मतलब कैश की जरूरत क्यों होती है कंपनीज को? कैश की जरूरत क्यों होती है कंपनीज को? कैश की जरूरत क्यों होती है? अब बोलो उसमें एक दो काम। क्या बोले ना सैलरी, वैसे एक बात बोलो तो मशीनरी, वेरी गुड, मशीनरी में इन्वेस्ट करने के लिए पेनल्टी, चलो टैक्स पे करने के लिए वो तो बिजनेस है। क्या? रोज के खर्चे के लिए, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, वाटर बिल के लिए, रेंटिंग के लिए, सैलरी के लिए, मशीन खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, हर चीज के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। यही कैपिटल मैनेजमेंट करना है कि इस महीना कितना रिक्वायरमेंट है, इस महीना कितना रेंट देना है, कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, कितनी सैलरी देनी है, राइट। ये सब चीजों के लिए कैश की जरूरत पड़ेगी। तो आप पहले से ये कैश मैनेज करके रखना काम होता है किसका? फाइनेंस मैनेजर का। कि मंथली जो हमारे ओवरहेड कॉस्ट है, डेली के कॉस्ट है, ऑपरेटिव कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, राइट, सारे कॉस्ट इसमें एसोसिएटेड है। इसका खर्चा आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको कैश मैनेज करना पड़ता है। फंड फ्लो बोलते हैं हम इसको, ठीक है। फंड फ्लो कैसे होता रहेगा, यानी कैसे आपका पैसा सर्कुलेट होता रहे। इसके लिए ही मैंने बताया था कि जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ते हैं, इसीलिए कि इन्वेंट्री में कितना पैसा चला गया, क्योंकि वो पैसा लॉक हो गया, राइट, वो कहीं रोटेट नहीं होगा। आप एक जगह से ले रहे, दूसरी जगह खर्चा करें, दूसरी जगह से आएगा तो जहां से लिया है वहां पे दे दीजिए। टू बिल्ड योर क्रेडिट वर्दीनेस, राइट, टू मेंटेन योर क्रेडिट वर्दीनेस, तभी आपको लोन मिलेगा मार्केट में। तो ये हो गया कैश मैनेजमेंट का पार्ट। की किसी भी कंपनी में फाइनेंस मैनेजर को जो भी खर्चा होता है उस महीने का, वो सारा खर्चा इन द फॉर्म ऑफ जो भी मैंने कहा ओवरहेड कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, आपको पहले से बनाना होता है और सारा कैश मैनेज करना होता है कि आप कैसे करेंगे। यहाँ पे कैश रिक्वायर्ड है, ठीक है। एंड देन लास्टली फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल्स मतलब सिर्फ लेना लोगों से, ठीक है, उसको इन्वेस्ट करना और प्रॉफिट करना, सिर्फ इतना ही काम नहीं है फाइनेंस मैनेजर का। आप जब लेते हैं तो यू हैव टू एक्सरसाइज सर्टेन कंट्रोल ओवर द फाइनेंसेस व्हाटएवर यू हैव जनरेटेड। नहीं तो क्या करेंगे, आज बैंक से लोन सैंक्शन हो गया, कल पार्टी दे देंगे सबको, ठीक है ना, बहुत बड़ा पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, देन क्या हो जाएगा, कंपनी का पर्पस अचीव नहीं होगा। इसीलिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जब आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एलोकेट कर रहे हैं तो उसको बोलो कि इतना पैसा से ज्यादा नहीं करेंगे और इसमें तुमको इतना वापस भी करना पड़ेगा। जो अननेसेसरी पैसा है वो तुम नहीं खर्चा करोगे, राइट, अननेसेसरी जो भी है आप उसको कट शॉर्ट करेंगे। इसीलिए तो आपको हमेशा जब कंपनी पैसा देती है तो उसके अगेंस्ट में बिल मांगती है, राइट, बिल मांगती है। जब भी आप ट्रैवल का अलाउंसेस लेने जाते हैं, कन्वेंस अलाउंसेस, कहीं पर स्टेइंग अलाउंसेस लेने जाते हैं, they give you against the bill, क्योंकि कोई unnecessary या फिर कोई unauthorized खर्चा नहीं हो। समझ में आया? इसलिए फाइनेंस मैनेजर को अपने फाइनेंसेस के लिए क्या हो गया, क्या तक आवाज आएगी? ओके, मैं क्या बोल रही थी कि कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हो, क्योंकि एक्स्ट्रा मतलब अननेसेसरी, ठीक है ना, जो रिक्वायर्ड है उसके लिए तो मैनेज करके दे ही रहा है, लेकिन कोई अननेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं हो, इसको कंट्रोल एक्सरसाइज करने का काम किसका होता है, फाइनेंस मैनेजर का होता है, राइट। समझ में आया? तभी वो अकाउंटिंग करते हैं एक एक एंट्री की, और एक एक जो पैसा उनका डेबिट होता है उसका भी, और जो क्रेडिट होता है उसका भी, ठीक है।
ओके, और कुछ ये इतना ही है फाइनेंस मैनेजमेंट में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। समझ में आए ये सारे टर्म्स? क्या क्या है ये टर्म्स बता सकते हो? राइट फ्रॉम फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, यस। एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल, ठीक है। सेकंड, यस, कैपिटल स्ट्रक्चर, रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। फोर्थ, sources of funds, yes, very good. Then investment of funds, शाबाश। अच्छा किताब खोल के रखा है क्या? ओके, और कोई? इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स के बाद डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, ठीक है। हाँ, डिस्पोजल बोलो, डिस्पर्सल बोलो, एक ही बात, ठीक है। ओके, कैश मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ कैश। एंड देन फाइनली फाइनेंशियल कंट्रोल। खत्म हो गया फाइनेंस मैनेजमेंट। कुछ पूछना है इसमें? समझ में आ गया? ठीक है, ये इतना ही है। अब इसके बाद नेक्स्ट एक और पर्सनल मैनेजमेंट, राइट? ये लास्ट एग्जीक्यूटिव फंक्शन है और इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। पर्सनल मैनेजमेंट मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है। बाकी के जो रिसोर्सेज है, जैसे मार्केटिंग में आपको क्या करना है, प्रोडक्शन में आपको क्या करना है, फाइनेंस में क्या करना है, ये जितने भी रिसोर्सेज है वो सभी क्या है, नॉन लिविंग रिसोर्सेज को मैनेज करना बहुत आसान है, ठीक है ना? बहुत आसान है। कैश कहीं ना कहीं से आप जनरेट कर लेंगे, ठीक है ना? क्या बनाना है, कैसा बनाना है, हरा बनाना है, पीला बनाना है, यू हैव टू टेक डिसीजन, राइट? प्रोडक्ट कुछ नहीं बोलेगा, नहीं नहीं मैं हरा नहीं बनूंगा, बोलेगा कभी नहीं नहीं मुझे ब्लू मत बनाओ, लाल बना दो, नहीं बोलता है। वो बहुत आसानी से मैनेज हो सकता है। पैसे को तुम चाहे जहाँ खर्चा करना है कर दो, आसान है मैनेज करना। मार्केट में आप कैसे कस्टमर को बेचेंगे, कौन आपका टारगेट कस्टमर है, एवरीथिंग यू हैव टू डिसाइड, राइट? अ कंपनी हैज टू डिसाइड कि मेरा टारगेट कस्टमर कौन है, मेरा कौन सा सेगमेंट को हमको कैटर करना है। लेकिन यहाँ पे यू हैव नथिंग टू डिसाइड, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड करके रख रखा है, राइट? तो ऐसे सेल्फ ओपिनियनेटेड अपने मन से काम करने वाले लोगों से आपको कैसे काम करवाना है, अपनी इच्छा से काम करवाना है, राइट? क्योंकि वो जैसे काम करेंगे शायद वो एट पार नहीं हो आपके लिए। तो पर्सनल मैनेजमेंट बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग है। मतलब उनको समझ में आता होगा जो घर में 2-3 भाई बहन हैं, एक कोई प्रॉब्लम चाइल्ड जरूर होगा, ठीक है ना? प्रॉब्लम चाइल्ड मतलब जिसने मदर फादर को एकदम नाक में दम कर रखा हो, राइट? अब इसको कैसे हैंडल करें? बाकी तो एकदम आराम से चल रहा है, पढ़ाई लिखाई जो भी करना, लेकिन एक है उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा किसका करे क्या, राइट? तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशंस में जब 5,000 10,000 एम्प्लॉय एक साथ काम करते हैं तो कितने प्रॉब्लम चाइल्ड होते होंगे वहां पे भी, राइट? आप बोलते हो कि पूरब जाने तो हो जाएगा, राइट? तो इनसे कैसे काम करवाना है, इसके लिए बहुत सारे स्ट्रैटेजीज बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं उसको, यस, तिकरम लगाने पड़ेंगे। मतलब आप प्यार से, दुलार से, डांट से, पेनाल्टी से, जैसे भी काम शाम काम दंड भेद, यस, वो सारे नुस्खे यूज करने पड़ते हैं, तब जाकर के आप लोग कहीं शांति से बैठते हैं और बात सुनते हैं, राइट? ऑर्गेनाइजेशंस में भी पर्सनल मैनेजमेंट वेरी चैलेंजिंग मैनेजमेंट, और इसको नॉर्मली बहुत हल्के में लिया जाता है कि इनका कोई काम नहीं होता है, इनका बस थीम डिसाइड करना काम होता है, क्या रंगोली बनेगा, क्या ड्रेस कोड होगा, राइट? कहाँ पिकनिक पे जाएंगे, बस यही सब डिसाइड करते हैं, कहाँ ट्रेनिंग होगा। नहीं, एक्चुअली इट इज अ वेरी सीरियस इशू, और मैं आपको इनके सीरियस इश्यूज के बारे में शायद कभी बता भी चुकी हूँ। मैंने कभी बताया आपको मारुति उद्योग का केस, तो बताओ कितना सीरियस इश्यूज है ये, राइट? मैंने एक ही बताया क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन एचआर डीलिंग विद वेरी सीरियस इश्यूज, और उनका बहुत जान का खतरा होता है, राइट? एक बार किसी को ना खुश कर दिया, किसी, अरे किस-किस ने यहाँ पे ट्रिपल आर देखा है, ठीक है ना? उसने कितना मेहनत करके उस आदमी को पकड़ के लाया था, उसको प्रमोशन नहीं मिला। अब वो संकी आदमी जब इतना भीड़ से एक आदमी को उठा के ला सकता, तो तुम्हारा नाक नहीं तोड़ सकता, तोड़ देगा, राइट? दैट इज द प्रॉब्लम कि अगर एक बार आपने किसी को नाखुश कर दिया तो वो आदमी किस तरीके से रिएक्ट करेगा आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट? और ये तो रोज का रिस्क है एचआर मैनेजर के साथ।
राइट, रोज वो इस रिस्क को झेलते हैं और काम करते हैं। इसीलिए एचआर मैनेजमेंट नॉट जस्ट ऑल अबाउट रंगोली, थीम, ड्रेस कोड, नहीं, इतना ही नहीं होता है। देयर आर सर्टेन सीरियस थिंग्स जैसे सैलरी, परफॉर्मेंस अप्रेजल, मोटिवेशन, कॉम्पनसेशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रही थी, तुम्हें याद बताओ। नहीं, उसको बोलो। यस, मैं क्या बोल रही थी, जो सुना उतना ही बोलो, कहां तक तुम सुन रहे। मैं बोल रही थी कि एचआर मैनेजर को सिर्फ ड्रेस कोड, फेस्टिवल कोड इतना ही नहीं डिसाइड करना होता है, इसके अलावा वो आपकी सैलरी डिसाइड करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपका कॉम्पनसेशन डिसाइड होता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, यानी कि काम करते समय कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई डेथ हो गया, कोई इस तरह की डिसेबिलिटी हो गई, तो उसको कैसे हम कॉम्पनसेट करेंगे, कैसे मेडिकल बेनिफिट्स दिलाएंगे, ये सब एचआर का काम होता है। समझ में आ रहा है? तो आपको पर्सनल मैनेजमेंट में यही सब पढ़ना है। तो पर्सनल मैनेजमेंट स्टार्ट्स विद मैन पावर प्लानिंग, राइट, सिंपल है। मैन पावर प्लानिंग अभी अभी हम लोगों ने खत्म किया। कितना टाइम हो रहा है? 5 मिनट बचा है, ठीक है। तो पर्सनल मैनेजमेंट के फंक्शंस नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग। फाइनेंस मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट तब तक दिमाग में रखना, राइट, क्योंकि मैं पर्सनल मैनेजमेंट खत्म करने के बाद कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है ना। कुछ लोगों में बच जाएंगे जो बाद में ज्वाइन किए हैं, लेकिन मैं जानती हूँ उन सारे चेहरे को जो पहले दिन से मैं क्लास में देख रही हूँ, उन सब से मैं पूछूंगी और आपके पास आंसर होना चाहिए हर एक सवाल का। मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, स्पीड स्टडी, ये सब मैं नेक्स्ट फटीग स्टडी, यही था ना क्वेश्चन, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है, थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो पता चलता है, ठीक। क्लास तुम्हारा अटेंडेंस लेके गया है सर, वो मैं सर से ले लूंगी, बैच 1 का बता दूंगी। नहीं बनाना, बैच 2 के हो, नहीं थोड़ी देर बाद। इसके बाद होता है सर क्लास है, आप ना मैथ का फिर करते हैं। क्लास क्लास मेंटेन साइलेंस प्लीज, थैंक यू। आपका क्लास 6 तारीख से नहीं हो रहा है क्या? मतलब मैं 6 को तो क्लास होता नहीं है, 7th को मैं आई नहीं थी, उसके बाद से नहीं हो रहा है ना। ओके ठीक है, बैच 1 1 to 10 1 to 10 एक सेकंड। ओके 3 4 4 है क्या? देन 6 6 देन 1 to 10 में
जो भी है हाथ उठा ले प्लीज। 3 4 हो चुका, 6 हो चुका, उसके बाद कोई नहीं। ओके 10 to 20 12 yes 17 17 है क्या? खड़े हो गए हाथ उठा लो। ओके सो 17 20 and 12 that's it. ओके 20 to 30 एक एक 21 तुम रुक जाओ 21 26 27 22 22 28 okay 25 24 24 29 29 and 30 okay 31 to 40 yes 34 33 ठीक okay 41 to 50 41 okay 42 45 46 49 yes 50 to 60 51 51 and 58 52 that 54 55 54 and 55 और कोई up to 60 okay 60 to 70 63 and 62 62 63 66 65 69 67 yes 64 and 70 बैठ जाओ 70 to 80 71 72 done 79 yes that's it हो गया अब कोई नहीं है ना क्या जाना है तुम्हें कहीं अभी रुको मुझे जाने दो पहले अटेंडेंस हो गया राइट 41 स्टूडेंट्स तबीयत भी खराब थी और फिर घर